हेलो हेलो ऑडियो चेक हेलो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका अपने प्रशांत चतुर्वेदी यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो थोड़े डिफरेंट सेटअप में आप मुझे देख रहे होंगे, ठीक है। ये वीडियो पहले मेरी रिकॉर्ड हो चुकी है। आपको जो है 9 बजे ये दिखाई पड़ रही होगी, क्योंकि हम जो है 9 बजे इस वीडियो को लेके आना चाहते थे। आज 9 बजे मेरी अवेलेबिलिटी नहीं थी, कोई मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट काम था फैमिली में, जिसकी वजह से मैं 9 बजे अवेलेबल नहीं थी। पर भाई क्लास नहीं छूटनी चाहिए, ठीक है। अगर आप लोगों से कमिटमेंट करा था कि आपसे आपके साथ सैटरडे और संडे को भी पीवाईक्यूज डिस्कस होंगे एटीसी के, तो वो होंगे, ठीक है। इसीलिए जो है ये क्लास आई है। आप प्रीमियर के तौर पे इसको देख सकते हैं, साथ में इसके लाइव जो है कमेंट्स चल रहे होंगे। आप चाहें तो कमेंट्स भी जो है वो कर सकते हैं, हम उसको देख के आपका रिवर्ट जो है वो जरूर कर देंगे। तो आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं भाई। तो आज की क्लास में हम शिफ्ट नंबर 3 जो है आपकी लेटेस्ट 2023 का जो पेपर होके हटा है दिसंबर 2023 में, उसकी जो है शिफ्ट 3 को डिस्कस करेंगे। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 हम पहले कर चुके हैं डिस्कस। जो व्यूअर्स नए हैं, जिन्होंने नहीं देखी हैं, वो जाके देख लें। हमारी पीवाईक्यू की सीरीज यहाँ पे चली हुई है, जिसके अंदर भाई बहुत अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है। बच्चे जो है उसको बहुत पसंद कर रहे हैं और हमें बहुत ज्यादा डिमांड भी आ रही है कि उनको इनको कंटिन्यू रखिए। तो क्योंकि आपकी डिमांड आ रही है, तो भाई हम फिर कौन होते हैं, है ना, मना करने वाले। हम कोई नहीं होते हैं मना करने वाले। तो आपकी डिमांड आई है, इसीलिए ये सीरीज जो है कंटिन्यू रहेगी। जितने भी ऑथेंटिक पेपर्स लेटेस्ट, क्योंकि देखिए आप जानते हैं एटीसी का जो है पैटर्न बदला है। एक समय ऐसे होता था जब एटीसी में इंजीनियरिंग लेवल के, ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते थे, ठीक है। अब धीरे धीरे करके लेवल जो है आपका 11th-12th पे आ चुका है। तो हम वही पेपर्स जो हमारे लिए रेलेवेंट हैं, ठीक है, उन्हीं को डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखिए वही करने का फायदा है जो हमारे लिए रेलेवेंट है। अब स्ट्रिक्टली ये बोल दिया गया है कि जो लेवल रहता है वो आपका 11th-12th लेवल रहता है, ठीक है। तो उसी लेवल को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, उन्हीं पेपर्स को हम यहाँ पे जो है डिस्कस कर रहे हैं। तो अब जो है हम शुरू करते हैं अपना आज का पेपर। उससे पहले भाई जो लोग हमारा बैच लेने में इंटरेस्टेड हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस बैच में आपको रिकॉर्डेड टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पार्ट जो है वो मिलेगा, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि एग्जाम बहुत जल्दी आ गया है। कंडक्ट भी आप जानते हैं, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वो बहुत ज्यादा गैप जो है वो नहीं डालती है, ठीक है। अगर 24 मई आपकी लास्ट डेट है एग्जाम को फिल करने की, तो आप लगा लीजिए जून एंड तक जो है आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो आपके पास कोई बहुत ज्यादा समय जो है वो नहीं है। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, जो कोर्स होता है वो आपको एक दिशा देता है, आप भटकते नहीं हैं इधर से उधर, और आप जो है फोकस्ड होकर अपनी पढ़ाई कर लेते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको इन चीजों की जरूरत है, तो आप जाके इस कोर्स को जो है अवेल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा कंटेंट है इसमें, आपको जो है मिल जाएगा, और साथ में आपको क्वेश्चन भी जो है साथ साथ में प्रैक्टिस कराए जाएंगे, ठीक है जी। चलो चलते। तो ये क्वेश्चन पिछली क्लास का होमवर्क क्वेश्चन था, जिसका कि कमेंट्स में आंसर जो है वो लोगों के आए हैं। तो मैं कंसेप्ट बता देती हूँ, आंसर बता देती हूँ। सही जो है इसके ऊपर बेस्ड हमने पिछली क्लास में एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है करा था, और इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया था। तो ये जो क्वेश्चन है आपके गैस लॉज होते हैं, ठीक है, उसमें से आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। 11th में हम पढ़ के आते हैं बॉयल्स लॉ जो है वो क्या कहता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, आइसोथर्मल प्रोसेस हो, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होता है, ठीक है। तो वही चीज यहां पे हो रही है। देखिए टेम्परेचर में कोई डिफरेंस मेंशन नहीं है। लेक है या वाटर बॉडी क्या है ना, लेक होगा भाई, जो कि ऐसा है 20 मीटर डूंगा है। तो इसके अंदर हमें ऐसा कुछ नहीं दे रखा कि भाई इसके ऊपर टेम्परेचर यहाँ इतना है, यहाँ पे इतना है, ऐसा कुछ नहीं दे रखा। तो ये अंडरस्टूड है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो इसके लिए आप बॉयल्स लॉ इस्तेमाल करेंगे, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ठीक है। इसका आप इस्तेमाल करेंगे। आप इसको फर्स्ट सरफेस ले लें, इसको आप सेकेंड सरफेस ले लें, जैसा भी आप चाहें। तो देखिए जो फर्स्ट सरफेस है इसके ऊपर तो प्रेशर P0 ही रहेगा, जो कि आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1 × 10⁵ पास्कल। इसके बाद देखिए जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द बबल, ठीक है, ये आपको दे रखी है। कितनी दे रखी है भाई, वॉल्यूम ऑफ द बबल जो है आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर क्यूब। जब बबल सरफेस पे है, ठीक है, तो उसकी वॉल्यूम आपको दे रखी है 6।
पर ये सेंटीमीटर क्यूब में है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और P2 देखिए ये भी आपको दे रखा है, देखिए साफ साफ लिखा है कि जो आपका सेकंड सरफेस है यानी नीचे वाला सरफेस है उसके ऊपर जो प्रेशर है वो इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब क्या करेंगे कई बच्चे, इसमें इसको P0 डाल देंगे। अरे समझो लैंग्वेज उसकी, जो बॉटम पे प्रेशर है ये दो कारणों की वजह से है। एक तो पानी भी इसके ऊपर दबाव लगा रहा है, दूसरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी इसके ऊपर एक्ट कर रहा है। वो कह रहा है जो लिक्विड की वजह से यहाँ पे प्रेशर है वो भी कोइंसिडेंटली एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो रहा है। तो टोटल प्रेशर जो नीचे होगा वो क्या होगा, P0 प्लस रो जी एच। उसने कह दिया कि ये जो रो जी एच है ना ये भी P0 है, तो टोटल प्रेशर हो गया आपके पास 2P0, ठीक है। तो जो P2 की वैल्यू है वो आपके पास 2P0 है और V2 तुम्हें निकालना है, ठीक है। V2 जो है वो आपको निकालना है, तो यहां से आपका P0 कैंसिल हो गया। यहां से जो आपका V2 है वो कितना निकल आया, 3 सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान रखेंगे यूनिट का 3 सेंटीमीटर क्यूब बी जो है इसका सही आंसर रहेगा। तो जिन लोगों ने भी बी आंसर दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। आइए चलते हैं अब आज के सवालों पे बढ़ते हैं आगे, भाई सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर इज ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न बिकॉज, क्यों ओजोन लेयर की डिप्लीशन जो है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे एक चिंताजनक बात है। तो ये बच्चा जानता है, ये इसलिए होता है क्योंकि ओजोन लेयर हमें यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है, सन की हार्मफुल यूवी रेडिएशन से हमें प्रोटेक्ट करता है ना। ये तो सब लोग जानते हैं और आंसर भी तुम्हारा यहीं से मार्क हो जाता है, दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम यूवी रेडिएशन। पर क्या हम यहां पे छोड़ देंगे, नहीं भाई, आप हैं प्रशांत चतुर्वेदी चैनल के ऊपर जिस पे आपको साथ साथ में और भी उससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स कराए जाते हैं, ताकि अगर थोड़ा टफ क्वेश्चन आ जाए तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहें। तो देखिए इसमें जो असल में कॉन्सेप्ट लग रहा है वो लग रहा है ऑक्सीजन ओजोन साइकिल। तो इस साइकिल को समझते हैं, ये साइकिल आपका क्या रहता है, कैसे जो है ऑक्सीजन से ओजोन बनती है, समझिए प्रॉब्लम क्या है और डिप्लीशन कैसे हो रही है। तो यहां देखिए आपके पास, आप जानते हैं आपके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, O2 के मॉलिक्यूल्स हैं, O2 के मॉलिक्यूल्स में डबल बॉन्ड होता है भाई, ठीक है, ये आप सब जानते हैं। जब इनको एनर्जी मिलती है फ्रॉम द सनलाइट इन द फॉर्म ऑफ यूवी रेज, ये एनर्जी है यूवी रेज, तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, उस एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है और अपने बीच के बॉन्ड को ब्रेक करके फ्री ऑक्सीजन बन जाता है, ठीक है। अब जो ये फ्री ऑक्सीजन जो बना है, ठीक है, जो ये फ्री ऑक्सीजन बना है, अब ऐसा तो है नहीं ना कि आपके एटमॉस्फेयर में एक ही मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, नहीं, अनगिनत मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो अब ये वाला ऑक्सीजन किसी और O2 के साथ रिएक्ट कर लेगा और ये वाला किसी और O2 के साथ रिएक्ट करके हमारे पास ओजोन मॉलिक्यूल बना देंगे, ठीक है, जो कि आपके हुए O3 मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये O3 मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, ये O3 मॉलिक्यूल दोबारा से, ठीक है, दोबारा से क्या कर रहा है, जो ये O3 मॉलिक्यूल आपका बन रहा है ये दोबारा से डिकम्पोज हो रहा है किसमें, फ्री ऑक्सीजन प्लस O2 में, दोबारा से वही साइकिल चले जा रहा है। और ये प्रोसेस से क्या हो रहा है, आपका जो अर्थ है वो प्रोटेक्टेड है फ्रॉम यूवी रेज। क्यों, क्योंकि देखिए एनर्जी लग रही है बार बार, ठीक है, कितने सारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैं, जब यूवी रेज आने की कोशिश करेंगे वो कहेंगे कि हटो, हम तुम्हें कैसे जाने देंगे अर्थ में, हम तुम्हें अब्सॉर्ब करेंगे, हम अपने आप को तोड़ेंगे, फ्री ऑक्सीजन बनाएंगे, फिर वो फ्री ऑक्सीजन जाके और ज्यादा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, फिर ओजोन बनाएंगे। अब ओजोन क्या करेगी, दोबारा से ऑक्सीजन बना देगी और फ्री ऑक्सीजन बना देगी। अब ये ऑक्सीजन दोबारा से तुम्हें यूज करेगी, तो तुम्हारा शोषण होता रहेगा यहाँ पे, ठीक है, यूवी रेज का, क्योंकि उनका शोषण बाहर ही होते जा रहा है, वो अर्थ के अंदर नहीं आ पा रही हैं। पर अब गड़बड़ कहां हो रही है, कंसर्न की बात जो है वो कहां है, तो आपने बड़ा फेमस सुना होगा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन देखिए क्या कर रहे हैं, ये जो आपके एसीज में, ठीक है, रेफ्रिजरेटर्स में ये सब जो गैस होती है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, ठीक है। जब ये गैस बनाई गई थी 70s 80s में, तब इसके हार्म्स के बारे में मालूम नहीं था, ठीक है। तो यहां देखिए अब ये क्या करता है, ये भी सेम ही प्रोसेस करता है, ठीक है। अब ये गैस तुम्हारे एसी से निकली, तुमने ये गैस हवा में चली गई, अब इसने क्या करा, इसने एनर्जी ली
एटमॉस्फेयर से और ये ब्रेक हो गया बॉन्ड, ठीक है, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो गए और अब ये फ्री क्लोरीन फ्री फ्लोरीन्स बन गए, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, ये आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेंगे। ये कहेंगे आओ तुम हम तुम्हारे साथ बॉन्ड बनाते हैं, ClO2 ClO3, ठीक है, OF2 F2O, ऐसे कंपाउंड्स ये बना देंगे, ठीक है। ऐसे कंपाउंड्स अब क्या हो रहा है, देखिए जो ऑक्सीजन इन नेसेंट ऑक्सीजन को यूज करनी थी ओजोन बनाने में, अब वो ऑक्सीजन क्या कर रही है, वो कह रही है ये वाली ऑक्सीजन जो इसके साथ कर रही थी वो कह रही थी हटो तुम, ठीक है, मैं तो इनके साथ कंपाउंड बनाऊंगा क्योंकि भाई है ना, बाहर वाली ज्यादा अच्छी लगती है घर वाली से, ठीक है। तो ये कहेंगे कि हम तो इनके साथ जाएंगे भाई। तो इससे क्या होगा, ठीक है, इससे देखिए क्या होगी, ओजोन की प्रोडक्शन कम होगी। ओजोन की प्रोडक्शन कम होगी तो ओजोन साइकिल में दिक्कत आएगी, ठीक है। ओजोन कम होगा तो ये रिएक्शन कम होगा, ऑक्सीजन कम बनेगी, ठीक है। तो इसी वजह से इसी को बोलते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन की कमी हो जाना, क्योंकि आपका जो ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर का वो फ्री ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने की जगह पे क्लोरीन और फ्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है और ये फिर इन टर्न आपको ओजोन नहीं दे रहा है, ये उल्टा पॉइजनस कंपाउंड्स बना रहा है, ठीक है। तो ये होता है आपका ओजोन ऑक्सीजन साइकिल। तो पूरे का पूरा तुम्हें समझ आ गया होगा। अगर अब इससे भी हाई लेवल का थोड़ा सा सवाल इस टॉपिक में से आ जाता है तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन कह रहा है सपोज अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज अटैच्ड विद अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 800 न्यूटन पर मीटर। कह रहा है अगर ब्लॉक को आपने डिस्प्लेस कर दिया टू अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड रिलीज्ड इट एग्जीक्यूट्स SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन। कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी बता दो कितनी होगी। तो भाई ये फॉर्मूला बच्चा जानता है कि अगर कोई ब्लॉक ठीक है किसी स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है इस तरीके से और आपने इसको हल्का सा डिस्प्लेस करा तो ये वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। SHM का ये एग्जाम्पल है। इसमें आप देखिए क्या होती है जो पोटेंशियल एनर्जी उसका फॉर्मूला होता है हाफ kx², जहां पे k क्या होता है स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, x क्या होता है भाई x होती है जो भी एनलॉन्गेशन आई या आपकी कॉम्प्रेशन आया। ठीक है तो आपको सब कुछ तो दे रखा है। ये देखिए k की वैल्यू दे रखी है, पुट कर देंगे वैल्यू, ठीक है 800 इंटू एक्स का स्क्वायर। तो ये x आपको सेंटीमीटर में दे रखा है, ध्यान रखेंगे। आंसर निकालने से पहले आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको आप लोग सॉल्व करेंगे और इसका आंसर आप निकाल के मुझे इसका आंसर कमेंट्स में बताएंगे। ठीक है इसका जो सही जवाब जो भी आपका निकलेगा जूल में वो आंसर आप सब लोग कमेंट्स में लिखेंगे, क्योंकि भाई यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करना नहीं सिखाती हूं, मैं यहाँ पे फिजिक्स पढ़ाती हूँ। ठीक है तो कैलकुलेशन करना आपका काम है। इस फॉर्मूले को तो याद रखें, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग आप हमेशा इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं आंख बंद करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है द डिस्टेंसेस ट्रेवर्स्ड ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम बाय अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम रेस्ट स्टैंड टू वन अनदर इन द सेम रेशियो एज द। कह रहा है कि आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए। आपने एक बॉडी जो ऊपर से आपने फेंकी उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, ठीक है वो नीचे आ रही है तो फर्स्ट सेकंड में इसने कुछ डिस्टेंस चला, फिर दूसरे सेकंड में, फिर तीसरे सेकंड में कुछ डिस्टेंस इसने चला। तो वो बोल रहा है कि ये डिस्टेंसेस की जरा मेरे को रेशो बता दो कैसी होती है। तो ये स्टैंडर्ड सवाल होता है, ठीक है आपको जो है ये पता होना चाहिए वैसे तो, पर आप निकाल भी सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, देखो जैसे फर्स्ट सेकंड है, ठीक है इसके लिए आप यूज करिए S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। आप जानते हैं ऐसे निकाल सकते हैं। यहाँ A क्या हो गया G हो गया, ठीक है टाइम कितना है क्योंकि फर्स्ट सेकंड की बात कर रहे हैं तो 2 सेकंड है। यहां पे देखिए U 0 है तो ये टर्म तो 0 ही हो गई। यहां से कितना आ गया हाफ G, ठीक है 1 का स्क्वायर, तो यानी कि कितना आ गया G/2। चलिए इसके बाद देखिए S2। अब सेकंड में उसने इतना डिस्टेंस चला है इतना, ठीक है दूसरे सेकंड में। पर अब ये डिस्टेंस आप कैसे निकाल सकते हैं। देखिए अगर आप पूरा डिस्टेंस निकाल लें 2 सेकंड का और उसमें से ये 1 सेकंड वाला माइनस कर लें तो आपको सेकंड में कितना डिस्टेंस चला उतना मिल जाएगा। तो आप S2 निकाल लीजिए। तो S2 मतलब 2 सेकंड में पूरा डिस्टेंस ही कितना चला होगा, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे आप 2 डालेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा।
तो ये आपका कितना रह जाएगा भाई 4 और ये हो गया 2, ठीक है। तो सेकंड में ये कितना चला होगा 2GT, मतलब 2 सेकंड में, है ना, 2G चला होगा। कैसे ना, देखो यहाँ पे मैंने 2 रख दिया, बस ये तो 0 ही हो गया, हाफ और ये कैंसिल हो गया, 4 2G। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये टोटल डिस्टेंस माइनस ये वाला डिस्टेंस, यानी कि 2G माइनस G/2, जो कि आपका कितना हो गया 3/2G। ऐसे ही आप थर्ड सेकंड में निकाल सकते हैं। थर्ड सेकंड वाला कितना होगा, अगर मैं ऊपर से नीचे तक पूरा मेजर कर लूं और उसमें से मैं इतना डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मेरे पास थर्ड सेकंड में वो कितना डिस्टेंस चला वो आ जाएगा। तो पहले आप पूरा ये डिस्टेंस निकाल लें, यहाँ पे 3 रख दें, तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 9/2G, ठीक है। इसमें से आप इतना डिस्टेंस यानी कि 2G को माइनस कर दें, है ना, यानी कि 9/2G माइनस 2G कर दें, तो ये कितना हो गया आपके पास 5/2G, तो ये हो गया 5/2G, ठीक है। अब देखिए अगर आप इसकी रेशो ले, ऐसे ही आप S4 S5 S6 जितना मर्जी निकाली जाए, ठीक है। अगर हम इनकी रेशो ले S1 रेशो S2 रेशो S3, तो ये आपकी कितनी निकल के आ रही है G/2 रेशो 3/2G रेशो 5/2G। तो यहां से देखिए आपका ये G कैंसल, 2 कैंसल, यानी 1 रेशो 3 रेशो 5 रेशो 7 रेशो, ऐसे आपका ये चलता जाएगा। तो ये ऑड नंबर्स की रेशो है स्टार्टिंग विद 1, ठीक है, ऑड नंबर्स स्टार्टिंग विद यूनिटी। ये रेशो वैसे आपको याद रखनी है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड जो है उसकी रेशो आपकी 1:3:5:7:9:11 ऐसे होती है। ये रेशो आपको याद रखनी है, ये आपको न्यूमेरिकल्स में ये रिजल्ट डायरेक्ट काम आता है, ठीक है। ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स में जो है काम आता है। तो यहाँ पे ये सॉल्व करके भी बताया हुआ है, बाकी मैंने भी आपको बता दिया कैसे इसको करना है, पर इतना टाइम हमें इस प्रश्न पे नहीं लगाना है क्योंकि आपको ये चीज जो है ये पता होनी चाहिए। और देखिए nth सेकंड में जो डिस्टेंस चलता है उसका जनरल फॉर्मूला ये है। अगर मैं आपको सीधा बोल दूं कि भाई तुम मेरे को बताओ कि एक बॉडी है जिसकी जो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, उसको ऊपर से नीचे फेंका गया, मुझे बताओ वो 5वें सेकंड में, ठीक है, 5th सेकंड में कितना डिस्टेंस चलेगी। तो अब क्या आप क्या कर सकते हैं, एक तरीका तो ये है कि आप टॉप से पूरा नीचे तक मेजर करें, ठीक है, 5 सेकंड में, फिर 4 सेकंड में मेजर करें और दोनों को सब्ट्रैक्ट करें। ये इतना लंबा प्रोसेस करने की जगह पे आप इस जनरल फॉर्मूला को याद रख लीजिए, SN यानी कि S5, 5th सेकंड में चला हुआ डिस्टेंस किसके बराबर है, U प्लस हाफ टाइम्स A, एक्सेलरेशन जो कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए G हो जाएगी, इंटू 2N, N कितना हुआ 5 हुआ, -1, तो ये कितना हो गया 10 प्लस 10, इसको ले लीजिए 10/2, 2.2 इंटू 5 10 - 1 9, ठीक है। तो आप इसको अब सॉल्व कर लीजिए, 10 प्लस 5 इंटू 9 कितना हो गया भाई 45, यानी कि 55 मीटर जो है उसका डिस्टेंस चला होगा उसने 5th सेकंड में। तो ये जनरल फॉर्मूला भी आपके डायरेक्ट काम आएगा, नहीं तो आपको फिर लंबा तरीका पड़ेगा सॉल्व करने का, ठीक है। पहले आप 5 सेकंड का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर पहले 4 सेकंड का निकालेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वो तुम्हें लंबा पड़ेगा। तो इसलिए इस फॉर्मूला को तुम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत काम का है। चलिए बताइए भाई, क्वेश्चन कह रहा है अ ब्लॉक इज केप्ट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ एंगल 30 डिग्री, द कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन between the block and the inclined plane is 1/√3. The acceleration of the block in meter per second square will be. तो देखिए कह रहा है कि इंक्लाइंड प्लेन आपने लिया 30 डिग्री पे, ठीक है, 30 डिग्री पे उस पे ब्लॉक रखा हुआ है। वो कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस की वैल्यू जो है वो आपको दे रखी है कितनी 1/√3, ठीक है, वो आपको दे रखी है। कह रहा है एक्सेलरेशन बता दो ब्लॉक की क्या होगी। तो अब यहां पे देखिए अगर इसकी एक्सेलरेशन होगी तो वो नीचे को होगी, ठीक है। इधर को देखिए आप mg है, अगर ये एंगल 30 है तो फिर ये एंगल भी 30 है। मैंने पिछली क्लास में बताया था दो लाइनों के बीच का एंगल बराबर होता है उनके परपेंडिकुलर के बीच के एंगल के। यहां से देखिए ये हो गया कंपोनेंट mg cos 30, ठीक है, ये कंपोनेंट हो गया mg sin 30, ठीक है जी। और इधर को ऊपर की तरफ को इसका एक्ट कर रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन। तो आप जानते हैं जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी, क्योंकि अगर ब्लॉक आगे को है तो ये पीछे को होगी, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे को होगी। और आप जानते हैं कि जो ये फ्रिक्शनल फोर्स है इसकी जो वैल्यू होती है ये कितनी होती है μs × n, यही होती है। तो पहले आप फ्रिक्शनल फोर्स निकाल लीजिए।
तो ये फ्रिक्शनल फोर्स कितना हुआ, कोफिशिएंट आपको दे रखा है 1/√3 इंटू नॉर्मल रिएक्शन देखिए किसके बराबर है, क्योंकि देखिए ना वर्टिकल में तो फोर्सेस बैलेंस्ड ही है, वर्टिकल में तो फोर्सेस नहीं हिलेंगी, तो यहां पे देखिए नॉर्मल रिएक्शन बराबर है mg cos 30 के। ठीक है, यहां पे अब आप क्या करिए, यहां पे m की वैल्यू आपको नहीं दे रखी है, cos 30 की वैल्यू आप डाल दीजिए √3/2। ठीक है, √3/2 तुमने वैल्यू डाल दी, √3 कैंसिल हो गया, तो यहां से देखिए आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स निकल आया mg/2। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स निकल आया mg/2। अगर तुम देखो ध्यान से तो ये अगर आप mg sin थीटा को सॉल्व करेंगे तो भी तुम्हें मिलेगा mg/2। कहने का मतलब क्या हो गया कि फ्रिक्शनल फोर्स और mg sin थीटा की वैल्यू बराबर हो गई। ठीक है, mg sin, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल में भी फोर्सेस बैलेंस्ड हैं। इट मींस कि 30 डिग्री पे आपकी एक्सेलरेशन 0 है, और आप जानते हैं एक्सेलरेशन 0 मतलब कि मैक्सिमम होगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो जब इसने यहां पे लिखा था ना मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, तो आपको यहीं से समझ जाना चाहिए था कि ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, और लिमिटिंग फ्रिक्शन तब होती है जब बॉडी जस्ट मूव करने वाली हो। तो जब बॉडी जस्ट मूव करने वाली होती है तब उसकी एक्सेलरेशन 0 रहती है। इसको आपको पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाते तो आप इसका आंसर दे सकते थे। ठीक है, पर मैंने आपको सॉल्व करके भी दिखा दिया कि एक्सेलरेशन क्यों जो है वो आपकी 0 निकल रही है। भाई क्लैरिटी है ना स्क्रीन की, आई होप ऐसा ना हो कि क्लैरिटी ना हो, क्लैरिटी है स्क्रीन की, है ना, मेरा एक एक पिंपल चमक रहा है अच्छे से। चलो नेक्स्ट बताओ भाई, द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स इन थर्ड लॉ। बताओ, बच्चों वाला सवाल, पिछली क्लास में भी डिस्कस करा था। थर्ड लॉ तुम्हें अच्छे से मैंने समझाया था कि भाई थर्ड लॉ का मतलब ये नहीं होता है कि बस इतना ही कि एक्शन एंड रिएक्शन जो है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, इतना नहीं होता है, इसमें और भी चीजें होती हैं समझने वाली। जो एक्शन और रिएक्शन है वो सबसे पहली बात दो बॉडीज अलग अलग पे रखना चाहिए, आप एक ही बॉडी पे एक्शन और रिएक्शन नहीं लगा सकते हैं। और इससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन भी आप सबसे पूछा था कि मेरे को ये बताइए कि वेट और नॉर्मल रिएक्शन क्या एक्शन और रिएक्शन फोर्स है, तो वेट एंड नॉर्मल रिएक्शन आर नॉट एक्शन एंड रिएक्शन, क्योंकि देखिए वेट और नॉर्मल रिएक्शन जो है वो एक ही बॉडी पे है। वेट जो है वो mg लग रहा है नीचे को, वो अर्थ की वजह से है, और नॉर्मल रिएक्शन भी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है सरफेस की वजह से। तो दोनों फोर्सेस इसी ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं, इसमें हमारे पास एक ही बॉडी है, तो ये एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस नहीं है। कई किताबों में भी ये बात गलत लिखी होती है, कई किताबें भी बोल देती हैं कि वेट एंड नॉर्मल रिएक्शन और एक्शन एंड रिएक्शन नहीं है। एक्शन एंड रिएक्शन होने के लिए ध्यान रखेंगे आपके पास 2 बॉडीज मिनिमम होनी चाहिए हैं। ठीक है, जैसे गन और उसका रिकॉइल, ठीक है, तो वो एक एक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तोप से गोला बारूद का गोला बाहर निकला और तोप को जर्क लगा, एक्शन रिएक्शन है, 2 अलग अलग बॉडीज हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए कह रहे हैं एक्शन रिएक्शन फोर्सेस कैसे करते हैं, तो भाई एक साथ एक्ट करते हैं, दे एक्ट साइमल्टेनियसली। ऐसा नहीं है कि एक्शन पहले होगा रिएक्शन बाद में होगा, या रिएक्शन पहले होगा एक्शन बाद में होगा, दोनों बिल्कुल सेम समय पे एक्ट करते हैं, और दोनों की जो फोर्स होती है, एक्शन फोर्स बराबर होता है रिएक्शन फोर्स के, पर ऑपोजिट दिशा में ये लगता है। ठीक है, पर आप बोलेंगे मैम उसका इफेक्ट दोनों बॉडीज पे सेम नहीं दिखता, तो ये मैंने तुम्हें पिछली क्लास में समझाया था। ठीक है, मैंने तुम्हें बताया था कि भाई क्योंकि फोर्स सेम है मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट सेम है, तो अगर कोई बॉडी छोटी होगी मतलब उसका मास कम होगा तो उसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होनी पड़ेगी। अगर कोई बॉडी जिसका मास बहुत ज्यादा है तो उसकी एक्सेलरेशन इतनी छोटी हो जाएगी कि आपको वो दिखाई भी नहीं देगी, इसीलिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा बॉडी को। तुमने दीवार में मुक्का मारा, तुम्हारे हाथ पे चोट लगेगी क्योंकि तुम्हारे हाथ का मास दीवार के मास से कम है, इसीलिए उसको नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मिलेगी जिसकी वजह से तुम्हें चोट लगेगी, पर दीवार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सपोज n मोल आइडियल गैस गोज आइसोबारिकली। आइसोबारिकली का मतलब आप जानते हैं कांस्टेंट प्रेशर होता है, मैंने ये बात समझाई थी। ठीक है, 3 तरीके के प्रोसेस बताए थे, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल। ठीक है, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट। वर्क डन आइसोकोरिक का 0 होता है क्योंकि उसमें वॉल्यूम चेंज नहीं आ रही है। तो यहां देखिए इनिशियल स्टेट आपको दे रखी है, फाइनल स्टेट दे रखी है, कह रहा वर्क डन बता दो। तो ये भी मैंने तुम्हें कराया था कि भाई अगर आइसोबारिक प्रोसेस है
तो वर्क डन बराबर होता है P डेल्टा V के। असल में वर्क डन इज गिवन बाय द एरिया अंडर प्रेशर एंड वॉल्यूम ग्राफ, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे प्रेशर तो सेम ही रह रहा है, ठीक है, जैसे ये प्रेशर और वॉल्यूम है, तो यहाँ पे देखिए क्योंकि ये एक आइसोबारिक प्रोसेस है तो प्रेशर तो सेम ही रह रहा है, तो आप ये एरिया कैलकुलेट करेंगे, ये V1 है ये V2 है, तो ये अंडर एरिया आपको क्या दे देगा, ये आपको दे देगा वर्क डन। तो अब देखिए ये एक रेक्टेंगल बन गया, ठीक है, जिसकी एक साइड क्या है, ये वाली साइड डेल्टा V है, चेंज इन V है, ये वाली साइड प्रेशर है जो कि कांस्टेंट है, जो बदल नहीं रहा है, तो इसीलिए वर्क डन बराबर हुआ P डेल्टा V के। अब बोलेंगे मैम ये तो क्या ही है, फिर यहां देखिए आप जानते हैं PV इज इक्वल टू NRT होता है, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। NR तो कांस्टेंट है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा T के, ठीक है। तो यहां से देखिए NR क्या हो गया, चेंज इन टेम्परेचर विल बी T2 माइनस T1। तो आप ये वर्क डन को चाहे P डेल्टा V लिख लें, P V2 माइनस V1 लिख लें, या फिर आप इसको NR T2 माइनस T1 लिख लें, बात एक ही है, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट बैठ गया। देखो यार कितने आसान सवाल हैं, ठीक है, ऐसे सवाल तो यार मतलब हंसी आती है कराते हुए भी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है सपोज अ कैनन ऑफ मास 600 kg फायर, देखो वही बात आ गई, तोप और तोप का गोला, ठीक है, फायर्स अ कैनन बॉल ऑफ मास 5 kg विद अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, रिकॉइल स्पीड ऑफ द कैनन। कह रहा है रिकॉइल स्पीड बता दो कैनन की क्या होगी। तो मैंने तुम्हें बताया था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप लगाते हैं ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि देखिए शुरुआत में तोप और बारूद का गोला दोनों रेस्ट पे हैं, तो इनिशियल मोमेंटम जो है वो जीरो रहेगा, तो इट मींस फाइनल मोमेंटम को भी जीरो होना पड़ेगा। तो फाइनल मोमेंटम देखिए कितना होगा, मास 600, ठीक है, क्या तोप का, इसी की वेलोसिटी आपको निकालनी है, तो इसको हम V1 डाल लेते हैं, प्लस तोप के गोले का मास देखिए 5 किलो, ठीक है, और वेलोसिटी तुम्हें इसकी दे रखी है 40, ठीक है, ये हो गया 0। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, यहां से V1 आपका कितना निकल आया, ये हो गया भाई 200 माइनस 200 बटे 600, यानी कि -1/3 मीटर पर सेकेंड तुम्हारा जो है सही आंसर हो गया, 1/3 मीटर पर सेकेंड। माइनस यहाँ पे क्या दिखा रहा है, माइनस दिखा रहा है कि ये उल्टी दिशा में है। अगर तोप का गोला पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव करा तो जो तोप है वो 1/3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से पिछली दिशा में, उल्टी दिशा में मूव करी। देखो यार इतने आसान प्रश्न है ना, और इतनी अच्छी नौकरी, तो भाई मौका ना गवाएं। जो बोलते हैं ना भाई फिजिक्स आती है, हो डरते रहते हैं, इतनी तुमने बीटेक कर ली, बीएससी कर ली है ना, ऐसे सवाल तो यार कुछ भी नहीं है हमारे लिए। चलिए क्वेश्चन बोल रहा है अ ब्लॉक ऑफ मास 0.4 kg इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है एक ब्लॉक है 0.4 kg का, वो वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, एंड मेक्स अ हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन कर रहा है विद अ स्टेशनरी ब्लॉक ऑफ मास 0.8 kg। कह रहा है आफ्टर द कोलिजन बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर, दोनों चिपक गए एक दूसरे के साथ, ठीक है, और सेम उसके साथ मूव कर रहे हैं वेलोसिटी के साथ, तो फाइनल वेलोसिटी बता दो। भाई तुम्हें पता है इलास्टिक कोलिजन है, हेड ऑन कोलिजन लिखा हुआ है, इलास्टिक कोलिजन है, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही कंजर्व्ड इसमें रहती हैं। तो मोमेंटम कंजर्वेशन अगर आप लगाते हैं तो इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होना चाहिए। अब देखिए इनिशियल मोमेंटम क्या है, 0.4 kg वाली बॉडी मूव कर रही है 6 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, और जो आपकी स्टेशनरी जो 0.8 kg वाला ब्लॉक है ये स्टेशनरी यानी जीरो वेलोसिटी का है इस समय पे इनिशियली। बाद में देखिए क्या हो रहा है, दोनों ब्लॉक इकट्ठे मूव करने लग गए, यानी कि पहले जो दो ब्लॉक अलग अलग थे ऐसे, अब ये दोनों ब्लॉक चिपक के एक ही वेलोसिटी के साथ मूव करने लग गए, ठीक है। तो अब क्या हो गया, टोटल मास जो हो गया वो आपका प्लस हो जाएगा, यानी 0.4 प्लस 0.8 हो जाएगा, और यही कॉमन वेलोसिटी जो है आपको निकालनी है। तो भाई कर लो, क्या मुश्किल है इसमें, ये आपका क्या हो जाएगा 2.4 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1.2 v, तो यहां से देखो v तुम्हारा निकल आया कितना 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो दे मूव विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड एक साथ, ठीक है, एक साथ मूव कर रहे हैं। कई बार ना हेड ऑन कोलिजन वर्ड के बाद ना वो ये नहीं लिखता है ब्लॉक्स मूव टुगेदर, ठीक है, और तुमसे फिर पूछ लेगा कि बताओ भाई किस वेलोसिटी, क्या कॉमन वेलोसिटी है सिस्टम की, तो उस केस में भी आपको यही कंसीडर करना है कि जो दोनों ब्लॉक्स हैं वो जुड़ चुके हैं एक दूसरे के साथ। यहां पे तो देखिए इस क्वेश्चन में तो दयाल था है ना एग्जामिनर, उसने तुम्हें बोल दिया कि ब्लॉक्स इकट्ठे चल रहे हैं, मतलब चिपक गए ब्लॉक्स एक दूसरे के साथ,
कई बार नहीं लिखता है ये चीज, ठीक है। तो उसमें फिर बच्चों को समझ नहीं आता, मैम एक वैल्यू तो दी ही नहीं थी, कैसे निकाल लेंगे, ठीक है। तो उस केस में आपको यही कंसिडर करना होता है फिर, अगर वर्ड लिखा हो हेड ऑन कोलिजन। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली डिस्क्राइब द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। लो, अभी बता के हटी हूं सारे प्रोसेसेस किसमें क्या होता है, वही तुमसे पूछ लिया। आइसोथर्मल में क्या होती है भाई, वेरिएबल जो कांस्टेंट रह रहा है, तो आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, बिल्कुल सही। आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, बिल्कुल सही, ठीक है। आइसोकोरिक में इंटरनल एनर्जी नहीं कांस्टेंट रहती है, आइसोकोरिक में वॉल्यूम, तो ये गलत हो गया। एडियाबैटिक में कांस्टेंट रहती है इंटरनल एनर्जी, तो ये भी गलत हो गया। अब देखिए सही कौन से हैं, सही सिर्फ और सिर्फ ए और बी है, तो ओनली ए एंड बी आपका आंसर हो गया। अब इसमें एक नया नाम आया एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस देखिए कौन सा प्रोसेस होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी नहीं बदलती है, कहने का मतलब है सिस्टम में ना कोई हीट एंटर करती है, ना कोई हीट सिस्टम को छोड़ती है, क्यू जो है वो जीरो होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको पता होगा कि जो इंटरनल एनर्जी होती है वो बराबर होती है हीट इन द सिस्टम के प्लस वर्क डन के। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है भाई, ये सबको पता होगा, ठीक है। अब क्योंकि देखिए यहाँ पे क्यू जीरो हो गया है, तो डेल्टा यू बराबर होता है किसके, वर्क डन के, ठीक है। तो फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस जो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होती है वो वर्क डन के बराबर होती है, ठीक है, यानी कि एरिया अंडर पीवी ग्राफ के बराबर होती है। तो याद रखेंगे Q इज इक्वल टू जीरो, यानी कि सिस्टम से ना कोई हीट अंदर आ रही है ना कोई हीट बाहर जा रही है, तो ये प्रोसेस होता है आपका एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए, अच्छा इससे जुड़ा हुआ ना एक और कॉन्सेप्ट होता है कार्नोट साइकिल का, उसको भाई देख लेना सारे, ठीक है, उसका भी प्रश्न एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। कार्नोट साइकिल बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो ये टॉपिक अब मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। कार्नोट साइकिल में एक ग्राफ होता है जिसमें आपको ये बताना होता है कब एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रही है, कब आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रही है, कब कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, तो वो आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो आप उसको समझें, उसके बाद हो सकता है इन फ्यूचर इससे सवाल बन जाए, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखिए कह रहा है इफ द करंट रीचेज इट्स मैक्सिमम वैल्यू आई एम, कह रहा है करंट है आई एम मैक्सिमम वैल्यू पे रीच कर गया टाइम t/4 फॉर एन एलसी ऑसिलेटर। एलसी ऑसिलेटर है यानी सर्किट में आपके पास एक इंडक्टर है, एक कैपेसिटर है, ठीक है। टाइम पीरियड t क्या है, टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेटर है। देन द एनर्जी स्टोर्ड इन द ऑसिलेटर एट द पर्टिकुलर इंस्टेंट इज, तो कह रहा है एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी ऑसिलेटर के अंदर एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट, ठीक है। तो देखिए आपको ये चीज समझनी है कि जो इंडक्टर है वो स्टोर करता है अपने अंदर मैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है। मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करता है, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो पावर फैक्टर होता है वो जीरो होता है प्योर इंडक्टर सर्किट का। प्योर कैपेसिटिव सर्किट स्टोर करता है अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसकी मैंने आपको वैल्यू भी बताई थी, आप कैसे निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड आप कैसे निकाल सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू, ये मैंने तुम्हें जो है क्लास में कराया था, क्या कराया था, हाफ Li², ठीक है, इसके बराबर होती है मैग्नेटिक एनर्जी। और अगर हम बात करें कैपेसिटर में स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो हाफ टाइम्स CV² के बराबर होती है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ये बताओ कि इस ऑसिलेटर में एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट जो है एनर्जी कितनी स्टोर्ड होगी, ठीक है। कह रहा है पार्शियली इलेक्ट्रिकल पार्शियली मैग्नेटिक होगी, फुली इलेक्ट्रिकल होगी, फुली मैकेनिकल होगी, या फुली मैग्नेटिक होगी। देखिए एलसी ऑसिलेटर में क्या होता है, आपके पास जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती है ना, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है पोटेंशियल में, है ना, जैसे जब पेंडुलम नीचे से ऊपर जाता है तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है पोटेंशियल में। वैसे ही देखिए एलसी सर्किट में क्या होता है, शुरुआत तो दोनों तरीके की एनर्जी से होती है, इलेक्ट्रिकल भी और मैग्नेटिक भी, मतलब शुरुआत होती है इलेक्ट्रिकल से, और जब तक करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचता है तब तक सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बदल जाती है मैग्नेटिक एनर्जी में, ठीक है। तो यहां पे अगर इसने ये ना लिखा होता ना, अगर ये ना लिखता कि करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच चुका है और आपसे पूछता कि भाई बताओ एलसी सर्किट में, एलसी ऑसिलेटर में किस तरीके की एनर्जी स्टोर होती है, तो फिर आप बोलते कि भाई थोड़ी इलेक्ट्रिकल होगी थोड़ी मैग्नेटिक होगी। इलेक्ट्रिकल जो आपकी कैपेसिटर में स्टोर होगी, मैग्नेटिक जो आपकी उसमें स्टोर होगी इंडक्टर में। पर
क्योंकि इसने यहां पे दे दिया कि करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच चुका है, तो एक साइकिल में फिर क्या होता है, सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक में बदल जाती है जब आपका करंट मैक्सिमम होता है। तो इस समय में जो एनर्जी है दैट इज फुली मैग्नेटिक। ठीक है, जो एनर्जी है इस समय में वो कितनी है, फुली मैग्नेटिक एनर्जी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है फिजिकल क्वांटिटी Z इज रिलेटेड टू 4 ऑब्जर्वेबल्स। ठीक है, A, B, C एंड D एज फॉलोज। तो तुम्हें Z दे दिया। यार ये क्वेश्चन ना मेरा दिल नहीं है करने का, ठीक है, क्योंकि बहुत बार मैंने ये करा दिया है तुम्हें। C की पावर 1, D की पावर 3/2। ठीक है, बोल रहे हैं मेजरमेंट्स में एरर दे रखे हैं A, B, C, D। ठीक है, ये एरर तुम्हें दे रखे हैं, कह रहा है कि परसेंटेज एरर बता दो Z का। तो यार ये क्वेश्चन बहुत बार, और तुम देख लो हर पेपर में ये क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, हर पेपर में क्वेश्चन आ रहा है, तो तुम इंपॉर्टेंस का आइडिया लगा लो। ठीक है, तो यहां से भाई तुम क्या करते होते हैं, भाई जो नए व्यूअर हैं देख लें, सारी क्वांटिटीज लिख लो A, B, C, D, वही घिसा पिटा मेथड। ठीक है, 1/4 पहले पावर्स लिख लो। बस इसमें तुम्हें ये करना होता है कि तुम्हें पावर जो है वो आपको नेगेटिव भी अगर दी हो तो आपको नेगेटिव साइन नहीं लेना होता, आपको पॉजिटिव में लेनी होती है। ठीक है, और जो एरर्स दी हैं उनसे इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया। तो यहां से देखिए 1 1 1 और 3, तो टोटल कितना एरर हो गया, 6% का एरर हो गया। ठीक है, 6% का एरर तुम्हारा निकल के आ गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, आसान क्वेश्चन था। कह रहा है सपोज अ प्रिज्म इज मेड ऑफ ग्लास whose refractive index is √2, एंगल ऑफ प्रिज्म इज 90 डिग्री। कह रहा है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बता दो। ठीक है, तो यार ठीक है, ये क्वेश्चन भी, ये फॉर्मूला भी कितना इंपॉर्टेंट है। अब मैं बार बार तुम्हें इसकी इंपॉर्टेंस नहीं बताऊंगी, कम से कम 5 सवाल हम कर चुके हैं इस फॉर्मूला पे रिलेटेड। ठीक है, तो तुम्हें बस यही करना है अब फटाफट से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर आपको दे रखा है √2। ठीक है, साइन ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म तुम्हें दे रखा है 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल प्रिज्म है। ये तुम्हें एंगल ऑफ डेविएशन तुम्हें निकालना है, नीचे हो जाएगा साइन 90/2। तो यार खुद कर लेंगे। ठीक है, इसका आंसर तुम दोगे मेरे को कमेंट्स में, क्योंकि ऐसे कंसेप्ट में बहुत बार करा चुकी हूं। ठीक है, अब तुम्हें बस वैल्यूज डालनी है। साइन 90, ये साइन 45 1/√2 हो गया, इसको इधर लाओगे तो √2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 आ गया। यहाँ पे देखिए साइन और साइन को कंपेयर करने के लिए आप 1 को क्या लिख सकते हैं, आप 1 को लिख सकते हैं साइन 90। ठीक है, तो वहां से आप 90 = 90 + Δm/2 करके वैल्यू निकाल लेंगे। देखो आंसर भी मैंने बता ही दिया वैसे तुम्हें। ठीक है, कैसे करना है सब बता दिया। आंसर सब लोग कमेंट्स में लिखेंगे। चलिए बताइए, सपोज अ पार्टिकल ट्रैप्ड इन अ सर्कुलर ग्रूव of radius 10 centimeter moves along the groove steadily and completes 14 revolutions in 50 seconds। कह रहा है लीनियर स्पीड बता दो पार्टिकल की। तो यार क्या सवाल है ना, मेरे को तो ना, मेरे को बिठाओ एग्जाम बनाने। ठीक है, आप बोलोगे मैम नहीं यही ठीक हो आप। ठीक है, तो ये लीनियर वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहां पे अब देखिए ध्यान रखना है आपको कि डिस्टेंस आपका नंबर ऑफ रेवोल्यूशन से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि एक ही चक्कर नहीं उसने लगाया है, चक्कर पे चक्कर लगाया जा रहा है। ठीक है, 14 चक्कर लगा लिए उसने। तो इसीलिए जो है ये आपका रेडियस आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, आर भी दे रखा, ये दे रखा है आपको, और टाइम भी दे रखा है। डाल दो भाई फिर सारी वैल्यूज। 2 पाई की वैल्यू हो गई 3.14। रेडियस जो है सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में लिख लेंगे 0.1। एन तुम्हें दे रखा है 14, टाइम तुम्हें दे रखा है 50। ठीक है भाई, इसको कर लेना सॉल्व। इसको सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारे पास आंसर जो है वो निकल के आ जाएगा। इसका सही आंसर भी आप लोग जो है कमेंट्स में लिखेंगे। ठीक है, कमेंट्स में लिखेंगे। भाई क्यों मैं ऐसे कर रही हूं, मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि कैलकुलेशन नहीं कराऊंगी मैं यहाँ पे। अब सब कुछ तुम्हें बता दिया, क्या ये सवाल भी मुझे कराने की जरूरत है? नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को एग्जाम में बैठना है तो कुछ चीजें अपने आप से भी करें। सब कुछ तो तुम्हें बता दिया, अब तुम्हें सॉल्व करना है, तो सॉल्व तो यार तुम खुद करोगे ना। ठीक है, चलो बताओ। कह रहा है कंसिडर अ प्योर इंडक्टर ऑफ 20 मिली हेनरी, इट इज कनेक्टेड टू एन ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ 240 वोल्ट विद फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज। द इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड आरएमएस करंट इन द सर्किट आर डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली। कह रहा है ये बता दो क्या होगा। ठीक है, तो प्योर इंडक्टर है,
20 मिली हेनरी है, यानी एल की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 20 मिली हेनरी। इसको तुम हेनरी में लिख सकते हैं 20 इंटू 10⁻⁻3। ये आपने कनेक्ट करा एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ वोल्टेज के साथ, तो वोल्टेज आपको दे रखी है 240 वोल्ट। कह रहा है फ्रीक्वेंसी दे दी है आपको एफ की वैल्यू 100 हर्ट्ज। कह रहा है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस बता दो कितनी होगी। तो ये फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया था, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होती है एक्सएल, ठीक है, वो बराबर होती है ओमेगा एल की। ओमेगा को आप लिख सकते हैं 2 पाई एफ इंटू एल, ठीक है। तो ये वैल्यू आप निकाल सकते हैं 2 इंटू पाई, 2 पाई को पाई ही रहने दें। फ्रीक्वेंसी है आपके पास 100, एल की वैल्यू आपके पास दी हुई है 20 इंटू 10⁻⁻3। तो ये तो आपके पास निकल आई एक्सएल और ये निकल के आई ओम में, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है, ओम होता है। इंपीडेंस का या रिएक्टेंस का यूनिट ओम रहता है, ठीक है। और तुम्हें बताना है आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, यानी कि आपको करंट मैक्सिमम बताना है कितना होगा इसमें। तो देखिए ओम्स लॉ सुने हो ना, V इज इक्वल टू आई आर, यहां पे भी आपको बस ओम्स लॉ ही लगाना होता है। बस यहां पे आर की जगह पे आप इंडक्टिव सर्किट की रिएक्टेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जो आई मैक्स यहां पे आपका निकल के आएगा वो होगा V अपॉन एक्स एल के बराबर, ठीक है। वोल्टेज को डिवाइड कर देंगे एक्सएल से तो आपके पास आ जाएगा, तो 240 डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू 100 इंटू 20 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। तो इसको आप फटाफट से सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर जो है वो निकल आएगा। अच्छा यहां से एक बात देखो, ये तो कैंसिल ही हो गया, ये कितना हो गया 2 4 पाई, है ना। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास 4 पाई बचता है, ठीक है। तो 4 पाई देखिए, 4 पाई बोल रहा है वो तुम 3 ले लो, तो 4 इंटू 3 12 ओम, यानी कि जो आपका एक्सएल है वो 12 ओम है और 12 ओम वाला एक ही ऑप्शन है, ठीक है। तो चाहे मैं करंट ना भी कैलकुलेट करूं तो मेरे पास ये आ गया, पर आप कर भी सकते हैं। अब ये सारी चीज निकल आई 12, ठीक है। तो 240 बटे 12 कितना हो गया 20, यानी कि आपकी जो करंट की वैल्यू है वो कितनी है 20 एम्पियर है, ठीक है जी। किसी को कोई डाउट नहीं होगा इसमें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। कह रहे एक एस्ट्रोनॉट है, सडनली गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम ए स्मॉल स्पेसशिप, अपनी स्पेसशिप से सेपरेट हो गया। इफ स्पेसशिप इज एक्सेलरेटिंग इन इंटरस्टेलर स्ट्रेट एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर and there are no nearby stars to exert gravitational force on the astronaut, then the acceleration of the astronaut after the instant he is outside the spaceship। तो भाई स्पेसशिप की तो एक्सेलरेशन थी 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर जो एस्ट्रोनॉट है वो फ्री स्पेस में चला गया। फ्री स्पेस का मतलब क्या होता है, फ्री स्पेस का मतलब जी नहीं है, वहां जी की वैल्यू जो है वो वहां पे नहीं है, ठीक है। ग्रेविटी जो है वो वहां पे नहीं है, इसलिए एवरीथिंग इज फ्लोटिंग फ्रीली, इट मींस एक्सेलरेशन आउटसाइड इज 0, ठीक है। देखो कितने आसान आसान प्रश्न जो है वो पूछे हुए हैं। चलिए ये तो बच्चा भी बता देगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है सपोज अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 10, ये क्या है मेगाहर्ट्ज, ठीक है। मेगाहर्ट्ज क्या होता है, मेगा इज 10⁻⁶, travels in free space along the y direction at particular point the space and time E आपको दे रखा है, E वेक्टर दे रखा है, ठीक है। बोल रहा है B वेक्टर निकाल दो at the point is given by। तो देखिए आप जानते हैं जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के रहते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। और इनका मैग्नीट्यूड में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, B0 होता है E0 अपॉन C के बराबर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो तो आप उसकी वैल्यू को अगर C से, स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर देंगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा, ठीक है। और डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो आप मेरे को एक बात बताइए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, और उसने बोला है कि पूरी वेव जो है वो y डायरेक्शन में जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रही होगी। आपको क्या करना है, E क्रॉस B, ठीक है, क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। E क्रॉस B अगर आप करेंगे तो आपको y मिल रहा है, तो अगर ये x है तो आप जानते हैं ना ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट I J K, या इसको अभी आप x y z लिख ली क्योंकि यहां पे इन्होंने x y z यूज करा, ठीक है। x क्रॉस y जो है वो z देगा, y क्रॉस z जो है वो x देगा। तो अगर आप x क्रॉस जो, अगर आपको y चाहिए, ठीक है, y चाहिए,
तो वो y जो है वो आपका कैसे निकल के आएगा, अगर आप x क्रॉस z करेंगे तो आपको y डायरेक्शन मिलेगी। इट मींस जो मैग्नेटिक फील्ड है वो z डायरेक्शन के अलॉन्ग होगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए आप पहले तो बी नॉट निकाल लीजिए, कितना होगा ई नॉट, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 9.9 है। ठीक है, इसको आप स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁻8 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका हो गया 3.3 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, ये आपका निकल आया क्या, मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका टेस्ला में। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आ गया। तो यहां पे देखिए जो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड आया है, ये इसकी दिशा क्या होगी। अब अगर मुझे मैग्नेटिक, ये तो मैग्नीट्यूड मिल गया ना, अगर मुझे वेक्टर लिखना है तो दिशा क्या रही होगी, क्योंकि आपकी वेव जो है वो y डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड उसने कह दिया x में है, तो भाई y तुम्हें कैसे मिलेगा अगर तुम x क्रॉस z करेंगे। ठीक है, तो इट मींस ये रहा होगा z डायरेक्शन में। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हुआ, ये बी ऑप्शन। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए ये फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट रहता है और थोड़ा सा अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट की नॉलेज है तो आप डायरेक्शन जो है वो भी बता सकते हैं क्या, बतानी ही है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की यहां जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए, कह रहा है पार्टिकल इज मूविंग इन अ प्लेन एंड इट्स पोजीशन इज गिवन बाय r इज इक्वल टू 5t² प्लस 4tj where t is in seconds and r is in meter. Velocity of the particle at t is equal to 2 सेकेंड बता दो। यार मेरे को ना बस सवाल नहीं पसंद आ रहे। r is equal to 5t² i कैप है और 4t j कैप है, तो भाई अगर तुम्हें वेलोसिटी निकालनी है तो तुम क्या कर देंगे, dr/dt कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 10t i कैप प्लस 4j कैप। अब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे कह रहा है वेलोसिटी बता दो मेरे को जरा, तो यहाँ पे t को 2 डाल दीजिए। ठीक है, प्लस 4j, तो ये आपका कितना हो गया 20i प्लस 4j। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना निकाल लेंगे, 24 मत कर देना। ठीक है, अच्छा वैसे मैग्नीट्यूड तो उसने पूछा ही नहीं है। ठीक है, मैग्नीट्यूड नहीं पूछा, सीधा वेक्टर ही पूछ लिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका 20i प्लस 4j। यहां पे अगर वो मैग्नीट्यूड पूछ लेता तो आप 24 मत कर देते, कल कई बच्चों ने ये हरकत करी है। ठीक है, तो 24 नहीं करना है, अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछा होगा तो 20 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करके निकालेंगे, उसका अंडर रूट करेंगे। वेक्टर है ये, इसमें नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं चलती है। कह रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, द डायमेंशन ऑफ ए बी सी बता दो क्या होगी। तो यहां पे देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है xt इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। तुम जानते हैं ना जो डायमेंशंस होती हैं वो होमोजीनियस होती हैं, मतलब कि अगर LHS ऑफ द इक्वेशन की डायमेंशन L है तो पूरे राइट हैंड साइड की भी डायमेंशन L होनी चाहिए। अब देखिए इसकी डायमेंशन पूरी L कब बनेगी, जब A की डायमेंशन भी L हो, BT की डायमेंशन भी L हो और CT स्क्वायर की डायमेंशन भी L हो। यार तुम जो है घोड़े में घोड़ा प्लस करोगे ना, घोड़े में गधा तो प्लस नहीं करोगे। ठीक है, कहने का मतलब है क्या तुम ऐसे प्लस कर सकते हो कि इसकी डायमेंशन भाई डिस्टेंस की हो, इसकी डायमेंशन वेलोसिटी की हो, इसकी डायमेंशन फोर्स की हो, क्या तुम ऐसे प्लस कर सकते हो। मैं तुम्हें पूछूंगी भाई बताना जरा 14 संतरे और 8 सेब कितने हुए, क्या इस बात का कोई सेंस बना, नहीं बना। तो प्लस में भी अगर आप चीज को कर रहे हैं तो डायमेंशन उन चीजों की सेम होनी चाहिए। संतरे हो तो सभी संतरे हो, सेब हो तो सभी सेब हो। ठीक है, तो यहां देखिए L L L होनी चाहिए इनकी डायमेंशन, तो यानी कि A की डायमेंशन तो L होगी, L टू पावर 1, तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। अब B की डायमेंशन देखिए, क्योंकि यहाँ पे T है ऑलरेडी, तो T की डायमेंशन तो हो गई ना कैपिटल T, तो ये L कब बनेगा, जब B की डायमेंशन L T माइनस 1 हो, तभी देखिए ना ये T और T कैंसिल होंगे और फाइनल डायमेंशन आपके पास B की बचेगी L। ठीक है, तो B की डायमेंशन को होना पड़ेगा कितना, B की डायमेंशन को होना पड़ेगा एल टी माइनस 1। अब C की डायमेंशन देखो, ये है टी स्क्वायर, तो C की डायमेंशन को होना पड़ेगा एल टी माइनस 2, तभी T माइनस 2 और टी स्क्वायर कैंसिल होगा और एंड में आपके पास L बचेगा। ठीक है, तो देख लो अब L1 है T L1 T माइनस 1 L1 T माइनस 2, तो B ऑप्शन आपका यहां पे करेक्ट रहेगा। ठीक है, सिंपल दिमाग इसमें लगाना था और कुछ नहीं करना था। चलिए बताओ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन पास्चन सीरीज इन टर्म्स ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट। कह रहा है पास्चन सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बता दो जरा मेरे को। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तुम्हें बताया था,
पास्चन सीरीज कब होती है? जब आपकी ग्राउंड स्टेट n इज इक्वल टू 3 हो, ठीक है। अब इसमें भी जो वेव है वो आपकी जब इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 4 से 3 पे आ रहा है तब भी हो सकती है, 5 से 3 पे आ रहा है तब भी, 6 से 3 पे आ रहा है, 7 से 3 पे आ रहा है, तो कभी भी किसी भी लेवल से आना चाहिए, पर ग्राउंड स्टेट फिक्स है 3। अब इनमें से बता दीजिए वेवलेंथ किसकी सबसे, क्या पूछी उसने, कम होगी। अब एनर्जी गैप देखो तुम, जैसे जैसे ये लेवल है, ठीक है, अगर मान लीजिए n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 3 पे आया, तो एनर्जी गैप तुम निकाल सकते हैं। एनर्जी निकालने का फॉर्मूला भी तुम्हें बताया था -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बोला भी था कि पहले 3 लेवल याद कर लेना, ठीक है। तो यहां पे देखिए आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। जैसे जैसे लेवल ऊपर जा रहा है, ठीक है, मतलब जैसे जैसे एक्साइटेड स्टेट हमारी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ये जो एनर्जी गैप है ये भी बढ़ता जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। क्योंकि एनर्जी गैप बढ़ता जाएगा, तो मेरे को एक बात बताओ, अगर एनर्जी बढ़ेगी तो वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी, ठीक है। अच्छा, यहां से एक फॉर्मूला, वहां से ध्यान रखो, एक फॉर्मूला भी मैंने तुम्हें बताया था कि जो 1 अपॉन लैम्डा होता है वो बराबर होता है r टाइम्स 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर के, ठीक है, ये होता है। अब यहां पे देखिए जितना जो लेवल है, ठीक है, जितना जो लेवल दूर होगा, ठीक है, उतना जो है एनर्जी में गैप जो है वो आपका क्या होगा, कम होगा। जितना एनर्जी में जो गैप है, जितना एनर्जी में गैप है वो बड़ा होगा, जितना एनर्जी में गैप बड़ा होगा उतनी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। यार समझ रहे हो ना? पता नहीं मुझे ऐसी इंट्यूशन आ रही है, तुम समझ नहीं रहे हो या मैं समझा नहीं रही हूं ढंग से। देखो समझो, n इज इक्वल टू 3 पे ये एनर्जी है, ठीक है। मान लीजिए पहली ट्रांजिशन हमारी 4 से 3 पे हुई, तो मेरे को बताओ जरा चेंज इन एनर्जी क्या हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। फाइनल कितना है, -1.5 माइनस -0.85, तो ये तुम्हारा कितना हो गया, -1.5 प्लस 0.85, कुछ वैल्यू आएगी इसकी, कितनी आ जाएगी भाई बताओ फटाफट ना, कितनी हो गई ये आपकी, 5 हो गई, ठीक है। और यहां पे आपके पास 0.65, ठीक है, नेगेटिव में ये। अब देखो जब यहां से यहां आएगा तो ये वैल्यू क्या है, ये एनर्जी की वैल्यू जो है ये बढ़ेगी ना। अब गैप जो है वो बढ़ रहा है एनर्जी में, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं इनफाइनाइट लेवल पे पहुंचेंगे तो एनर्जी हम मानते हैं इनफाइनाइट लेवल पे 0 है। तो जब इन्फिनिटी से, जब इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका इन्फिनिटी से थर्ड स्टेज पे आ रहा है, ठीक है, तब आपका जो एनर्जी का गैप होगा वो क्या होगा, फाइनल, यानी कि -1.5 माइनस -0 कुछ नहीं होता है 0, ठीक है। तो यहां से आप देखिए एनर्जी का गैप मैक्सिमम है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर एनर्जी का गैप मैक्सिमम है तो आप जानते हैं जो एनर्जी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा के। अगर एनर्जी बढ़ी तो लैम्डा कम। इट मींस जितनी दूर से इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा उतनी वेवलेंथ छोटी होगी, ठीक है, उतनी एनर्जी ज्यादा होगी और वेवलेंथ छोटी होगी, ठीक है। तो यहां पे देखिए आपके पास जब आपको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालनी है तो मतलब आप ट्रांजिशन लेंगे इन्फिनिटी से थर्ड लेवल पे, ठीक है। और निकालने के लिए आपके पास ये फॉर्मूला होता है, ये मैंने आपको बताया था। आप चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं, जैसे मैंने वहां पे क्या करा, एनर्जी में गैप निकाल लिया, -1.5 eV आ गया था गैप। तो जो एनर्जी होती है वो बराबर होती है किसके, hc बाय लैम्डा के। यहां से आप लैम्डा ऐसे भी निकाल सकते हैं, पर यहां पे अब आपको फिर इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करो, ये बहुत काम का है। और यहां पे देखो क्योंकि वो पूछ रहा है आर की टर्म्स में, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे काम का नहीं है। मेथड ये सही है पर यहाँ पे ये मेथड काम का नहीं है। यहां पे देखिए 1 अपॉन n1 का स्क्वायर, n1 कौन सी होती है आपकी ग्राउंड स्टेट, तो 3 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर इन्फिनिटी का, तो ये देखिए आपका कितना हो गया, r अपॉन 1 अपॉन 9 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर भाई इन्फिनिटी ही होगा, ठीक है, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास 1 अपॉन लैम्डा जो है वो अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्ट तो नहीं क्योंकि ये अप्रोक्सीमेशन होती है, r अपॉन 9 हो गया, तो लैम्डा कितना हो गया, 9/r हो गया। तो ये आपकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है 9 अपॉन r, ठीक है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तुम्हारी निकल आई कितनी, 9 अपॉन r। अगर पूछ लेता लॉन्गेस्ट बताओ, तो लॉन्गेस्ट में आप ट्रांजिशन कहां से कहां लेते, अगर मैं तुम्हें पूछ लेती कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बता दो जरा,
तो फिर आप ट्रांजिशन लेते n इज इक्वल टू 4 से 3 पे, ठीक है, n इज इक्वल टू 4 से 3 पे आप ट्रांजिशन लेते, तो यहां आप n2 की जगह पे फिर 4 रखते। क्लियर? चलो, ये फॉर्मूला है। Z यहां पे 1 हो जाता है क्योंकि हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लेके चल रहे हैं। अगर कोई और हो तो आप Z का स्क्वायर भी याद रखिए, तो फॉर्मूले को आप ऐसे ही याद रखिए, ठीक है। चलिए, बोल रहे हैं इन रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट द अल्फा पार्टिकल्स आर स्कैटर्ड फ्रॉम ए। तो ये यार सबको पता होगा, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में गोल्ड फॉइल का इस्तेमाल किया गया था, थिन गोल्ड फॉइल का इस्तेमाल किया गया था। क्या था रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट? आधे जने भूले होंगे तो भाई वो देख लें फटाफट। इसमें देखिए इन्होंने क्या करा था, एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया था, ठीक है, जिसमें से अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, ठीक है, उसमें से अल्फा पार्टिकल्स जब निकल के जा रहे थे, बीम ऑफ गोल्ड फॉइल को जब ये पास करे तो इन्होंने क्या करा, देखा कि भाई 99% तो बिल्कुल सीधे निकल गए अनडिफ्लेक्टेड, कुछ तो डिफ्लेक्ट हुए सर्टेन एंगल्स पे, और 1 आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल्स जो है आपका बिल्कुल 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हुआ। तो यहां से देखिए क्या है, अगर मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड निकल गए मतलब इनमें खाली स्पेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये चार्ज्ड पार्टिकल है, इसको अगर खाली स्पेस मिल रही है तभी ये अनडिफ्लेक्टेड सीधा जा रहा है ना। अगर मान लीजिए इसमें चार्ज भरे हुए होते तो फिर क्या होता, चार्ज भरे हुए होते तो इनकी डिफ्लेक्शन होनी चाहिए थी, पर 99% जो है वो बिल्कुल सीधे निकल गए। तो इट मीन्स मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी। और इनकी यही ऑब्जर्वेशन ने जो है, इससे पहले वाला मॉडल प्लम पुडिंग मॉडल, जिसमें क्या माना था जे थॉमसन ने कि एटम क्या होता है भाई, पूरा जो है आपका पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन जो है वो जैसे केक में नट्स लगे होते हैं वैसे इंबेडेड होते हैं। तो वो गलत हो गया, क्योंकि अगर ऐसा होता, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फैले होते और पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड होता तो ये अनडिफ्लेक्टेड ना निकल पाते, ये यहीं से वापस मुड़ जाते। तो इन्होंने जे थॉमसन के मॉडल को भी चैलेंज करके यहां से गलत प्रूव कर दिया था। इसके बाद देखिए, कुछ अल्फा पार्टिकल जो डिफ्लेक्ट हुए स्मॉल एंगल्स पे, वो कौन से होंगे, जो किसी इलेक्ट्रॉन के पास से निकले होंगे, सॉरी न्यूक्लियस के पास से निकले होंगे, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रॉन से, आप बोलेंगे मैम इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन भी तो होनी चाहिए। देखिए इलेक्ट्रॉन का मास देखिए और अल्फा पार्टिकल का मास देखिए। इलेक्ट्रॉन का मास है जो 9.1 इंटू 10⁻³ kg, और अल्फा पार्टिकल का मास है 4 एटॉमिक मास यूनिट, तो बहुत ज्यादा मास है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन और अल्फा पार्टिकल की अट्रैक्शन ज्यादा फील नहीं होगी। पर अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस क्योंकि गोल्ड फॉइल का बहुत हैवी है, अगर कोई अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल के न्यूक्लियस के पास से निकला होगा तो वो पक्का डिफ्लेक्ट हुआ होगा, पॉजिटिव चार्ज ने पॉजिटिव चार्ज को धक्का लगाया होगा, इसी वजह से कुछ एंगल पे वो स्कैटर हुए होंगे। और एक जो बिल्कुल जो है वापस आया, वो कैसा होगा, जो बिल्कुल भाई सेंटर में जाके बजा होगा गोल्ड न्यूक्लियस के, उसने बोला होगा भाई भाग वापस 180 डिग्री से, ठीक है। तो वही बात है यहां पे, तो जो यहां से वापस गए, ठीक है, जो यहां से वापस गए तो यहां से डिस्कवरी हुई न्यूक्लियस की। इट मीन्स देयर इज अ हैवी डेंस मास इनसाइड द एटम, जो आपका बहुत माशियस है और जिसके अंदर जो है सारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो कंसेंट्रेटेड है। तो ये था आपका रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। और गोल्ड का फॉइल ही उसने क्यों इस्तेमाल करा होगा, क्योंकि भाई गोल्ड इनर्ट है, आप जानते हैं जो गोल्ड है वो रिएक्ट नहीं करता है, इसीलिए कि हमारे एक्सपेरिमेंट में कोई गलती जो है वो ना हो, ठीक है। ये इनके जो थी ऑब्जर्वेशंस थी, और उन ऑब्जर्वेशन से जुड़े हुए रिजल्ट जो है वो यहां पे लिखे हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, पर इतनी कोई इसमें जरूरत जो है आपको नहीं है। इसी में कंसेप्ट निकल के आता है क्लोजेस्ट अप्रोच का, ठीक है, ये मैंने शायद कल की क्लास में डिस्कस भी करा था। क्लोजेस्ट अप्रोच वो होगी जो अल्फा पार्टिकल 180 पे स्कैटर हुआ होगा वो जाके सीधा हेड ऑन बजा होगा इसके अंदर। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये न्यूक्लियस, जो गोल्ड का न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक मास 79 होता है, जब इसने इसको धक्का लगाया होगा पीछे को, तो इस पॉइंट पे क्या हुआ होगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर हुई होगी पोटेंशियल एनर्जी के। तो जब आपको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना हो तो आप इस कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट। कह रहा है सपोज द हार्ट ऑफ रमन बाबू, ठीक है, रमन बाबू है भाई, उसका हार्ट किसी लड़की को देख के बीट कर रहा है 75 टाइम्स अ मिनट, ठीक है। कह रहा है पीरियड ऑफ द हार्ट निकाल दो। यार क्या क्वेश्चन है ना, 75 टाइम्स अ मिनट यानी फ्रीक्वेंसी दे दी तुम्हें, ठीक है, 75 मिनट इनवर्स। टाइम पीरियड क्या होता है फ्रीक्वेंसी का, रेसिप्रोकल होता है,
अब ये तुम्हारे पास मिनट में आएगा, तो आंसर तुम्हारे पास सेकंड में दिया है, तो आप इस आंसर को जो भी ये निकल के आएगा इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देख लो ये कितना हो गया। ठीक है, ये आपका हो जाएगा ये कितना हो गया भाई, 15 हो गया। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा 12 हो गया, ये हो गया आपके पास 4 और ये हो गया तुम्हारे पास 5। ठीक है, 4/5 तो कितना हो गया 0.8 सेकेंड। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। देखो यार ये कोई प्रश्न है वैसे, हैं क्वेश्चन में से क्वेश्चन इनको यही मिला डालने के लिए। चलो देखते हैं अगला। कह रहा है अ कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी ऑफ टाइम ग्राफ, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द कार विल बी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ पूछ रहा है, ध्यान से आप दे तो मैम मिल गया आंसर फटाफट। ठीक है, ये वाला स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन विद एंगल 45 डिग्री विद द एक्सिस। डन, मजा खत्म भाई। वेलोसिटी टाइम ग्राफ पूछा, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है। वेलोसिटी टाइम यानी अब तुम्हारे पास वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा तो टाइम तो बढ़ रहा है पर वेलोसिटी नहीं बदल रही है, तो ये क्या होगा आपका स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसी में अगर मैं तुम्हें पूछ लूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताओ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का, तो वो ऐसा हो जाएगा, मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द ओरिजिन। ठीक है, वीटी ग्राफ बात कर रही हूं, वीटी ग्राफ की। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए वीटी ग्राफ ऐसा हो जाएगा, कर्व्ड। ठीक है, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मैंने तुम्हें बोला, मैंने तुम्हें एक सवाल दिया, मैंने तुम्हें बोला कि मेरे को ये बताओ क्या ऐसा वेलोसिटी टाइम नहीं पोजीशन टाइम की बात करते हैं पहले, मेरे को एक बात बताओ क्या ऐसा पोजीशन टाइम ग्राफ पॉसिबल है? ठीक है, जरा मेरे को ये कमेंट्स में बताना सब लोग। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, कमेंट्स में सोच के बताएंगे कि इज दिस ग्राफ पॉसिबल और नॉट। तो आपका जो भी जवाब हो उसको कमेंट्स में लिखिए और साथ में रीजन भी बताइए, यस तो क्यों, नो तो क्यों। फिर इसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। प्रश्न पूछा जा चुका है एक बार, इसीलिए पूछ रही हूं। ठीक है, चलिए लो पोजीशन टाइम ग्राफ भी पूछ लिया। अब कह रहा है पोजीशन टाइम ग्राफ बताओ ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन। ये फ्री के नंबर यार। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन यानी कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो ऐसे आप जानते हैं ये कब होता है, व्हेन इक्वल डिस्टेंसेस आर कवर्ड इन इक्वल टाइम। तो इसमें क्या होता है, एक्स टी ग्राफ में ओरिजिन के साथ एंगल आपका बन रहा होता है 45 डिग्री, स्लोप होती है 1। ठीक है, तो इसीलिए ये आपका क्या हो गया, अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन विद एन एंगल 45 डिग्री विद द टाइम एक्सिस। ठीक है, इसमें किसी को भी कोई भी शक दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए। चलिए, कह रहा है इन द इक्वेशन दे दी, कह रहा है एक्स एंड टी रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम रिस्पेक्टिवली, टू मेक द गिवन इक्वेशन डायमेंशनली कंसिस्टेंट बता दो डायमेंशन क्या होगी ए और बी की। ऐसा क्वेश्चन मैं तुम्हें करा चुकी हूं, एलएचएस और आरएचएस की डायमेंशन तुम्हें यहाँ पे सेम करनी होती है, क्योंकि ये ऐसे है e की पावर माइनस बीटी। अब ये x की डायमेंशन l है, तो मतलब कि यहाँ पे भी डायमेंशन l होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसकी डायमेंशन l कैसे बनेगी। अब सबसे पहले तो एक्सपोनेंशियल को डायमेंशन लेस होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये यानी अगर a की डायमेंशन l हो जाए, l की पावर 1 हो जाए, तो इसको यहाँ पे l की डायमेंशन 0 होनी चाहिए, तब जाके टोटल डायमेंशन यहाँ पे आपकी क्या बनेगी, l बनेगी। ठीक है, क्योंकि एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1 आप जानते हैं। तो यहां से देखिए इसकी डायमेंशन फिर कैसे बनेगी, अगर b की डायमेंशन हो जाए t इनवर्स, तो देखिए ये t है, t और t इनवर्स क्या हो गया आपका 1 हो गया, e की पावर 1 क्या हो गया, सॉरी कितना हो गया t टू पावर 0 हो गया है ना। तो यानी इसकी डायमेंशन e टू पावर 0 हो गई, ये क्या हो गया, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 1 हो गया। तो यहां से आपके पास फिर a की डायमेंशन जो है वो कितनी होगी, l की पावर 1 होगी। ठीक है, तो आपका सही जवाब क्या हो गया, a l की पावर 1 और b t की पावर -1। ठीक है जी, कुछ नहीं करना, बस इक्वेट करना है। बताइए, कंसिडर एन ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, LCR सर्किट है, सब कुछ लगा हुआ है, एंड ड्रिवन बाय अ वोल्टेज ऑफ एम्पलीट्यूड Vm such that current flowing through the circuit is maximum।
द करंट इन द सर्किट इज, कह रहा है करंट बता दो सर्किट में कितना होगा। तो एलसीआर सर्किट है भाई, इसमें आपका इंडक्टर भी लगा हुआ है, कैपेसिटर भी लगा हुआ है और रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है, ठीक है। और ये आपका कनेक्टेड है एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स से, जिसका मैक्सिमम उसने एम्पलीट्यूड दे दिया तुम्हें वीएम, तो वीएम साइन ओमेगा टी ऐसा होगा ये, ठीक है। तो यहां पे ये बोल रहा है कि हमें जरा करंट बता दो। सीरीज सर्किट में क्या होता है, करंट सेम रहता है, ठीक है, करंट जो है वो सेम रहता है। और वो करंट किसके बराबर होगा, करंट बराबर होगा V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, तो आई किसके बराबर हो जाएगा, आई जो है V अपॉन आर के, तो मैक्सिमम जो आपकी वेलोसिटी है उसके बराबर अपॉन आर। पर अब यहां पे अकेला रेजिस्टेंस तो है नहीं है, तो इसकी नेट इंपीडेंस आएगी Z, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि एलसीआर सर्किट के लिए जो नेट इंपीडेंस होती है वो होती है अंडर रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। अब यहां पे देखिए ये Z जो है ये मैक्सिमम कब होगा, ये चीज मैक्सिमम कब होगी, ठीक है। आपको मैक्सिमम करंट निकालना है, ठीक है, ये देखिए करंट निकालना है। तो ये करंट जो है ये मैक्सिमम कब होगा, आईएम कब होगा, जब ये मिनिमम होगा। ये मिनिमम कब होगा, जब आर स्क्वायर प्लस समथिंग यानी जीरो हो, क्योंकि अगर ये नेगेटिव भी हो जाता है तो नेगेटिव का स्क्वायर भी आपको पॉजिटिव दे देगा, तो फायदा नहीं, ठीक है। तो आर प्लस जीरो होना चाहिए। तो ये जीरो कब होगा, जब एक्सएल बराबर होगा एक्स सी के। इसी को हम कंडीशन ऑफ रेजोनेंस बोलते हैं। रेजोनेंस पे जो फ्रीक्वेंसी होती है सर्किट की वो बराबर हो जाती है, किसके बराबर हो जाती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो अंडर रूट एल सी के बराबर हो जाती है, ठीक है। 2 पाई, यहां से देखो ना एक्सएल बराबर एक्स सी, तो एक्सएल कितना होता है 2 पाई एफ एल, और जो एक्स सी होता है वो होता है 1/2 पाई एफ सी। तो यहां से देखिए एफ स्क्वायर हो गया, ये आपका कितना हो गया, यहां से एफ हो गया 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ एल सी। तो ये आपकी वैल्यू होती है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ एल सी। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, जहां पे इंडक्टिव इंपीडेंस बराबर हो जाती है कैपेसिटिव इंपीडेंस के, ठीक है। तो यहां पे भी वही लगेगा। तो ये अगर जीरो हो गया तो इंडक्टेंस कितनी आ गई, आर आ गई, ठीक है। तो जो आपकी वेलोसिटी करंट मैक्सिमम है वो होगा वीएम अपॉन जेड की जगह पे अब आप आर रख देंगे, ठीक है, वीएम अपॉन आर। तो ये आपका डी ऑप्शन जो है यहाँ पे ये आपका करेक्ट हो गया। तो ऐसे आप सीरीज एलसीआर सर्किट के लिए डील करते हैं। इसमें आपके पास इंपीडेंस का ये फॉर्मूला होता है, ध्यान रखेंगे, नेट इंपीडेंस, ठीक है। रेजोनेंस पे क्या हो जाता है, जनरली वो आपको केस ऑफ रेजोनेंस ही पूछता है। रेजोनेंस पे एक्सएल बराबर हो जाता है एक्स सी के, तो यहां पे जो आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है वो आ जाती है 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। ये फॉर्मूला, ये कंडीशन याद रखेंगे रेजोनेंस की। और इस टाइम पे जो करंट निकल के आता है वो आपका मैक्सिमम होता है, ठीक है। करंट जो निकल के आता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो अगर आप यहां पे देखिए एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी डालेंगे तो ये आपका मैक्सिमम करंट हो जाएगा, क्योंकि ये चीज जीरो हो जाएगी। इसको अगर मैक्सिमम करना है तो देखिए इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा। तो वीएम मैक्सिमम तो क्या हो गया, ये एम्पलीट्यूड होगा जो मैक्सिमम होता है, आप जानते हैं किसी भी वेव का। तो वीएम, इसको जीरो होना पड़ेगा, तो ये क्या हो गया, अब आर हो गया, यानी वीएम अपॉन आर जो है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट होती है इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट। चलिए, बोल रहा है बाइकर कम्स टू अ सडन स्टॉप इन 50 मीटर्स। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द बाइकर ड्यू टू द रोड इज 200 न्यूटन एंड दिस फोर्स डायरेक्टली अपोजेस द मोशन ऑफ द बाइक। द वर्क डन। यार क्या क्वेश्चन है ये, है वर्क डन का सवाल पूछ लिया, वर्क का फॉर्मूला पूछ लिया, एफ डॉट एस, एफ डॉट एस। बस इसमें अब ये आपको ध्यान रखना है कि क्योंकि जो बॉडी है वो स्टॉप करी जा रही है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव यानी फोर्स नेगेटिव, इन दोनों के बीच का एंगल इज 180 डिग्री। तो एफ एस कॉस 180 डिग्री, तो माइनस, जो भी आएगा ये माइनस में आएगा, ठीक है, जो भी आएगा ये नेगेटिव में आपका निकल के आएगा। तो फोर्स तो 200 न्यूटन है, ठीक है, और आपको जो है एस दे दिया 50, तो कितना हो गया 10,000 माइनस 10,000 जूल, ठीक है। ध्यान क्या रखना है भाई, जब बॉडी की ब्रेक लगती है तो वर्क डन होता है नेगेटिव, ध्यान रखेंगे, वर्क डन नेगेटिव होगा जब ब्रेक्स लगती हैं। वर्क डन नेगेटिव कब होता है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो, ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या हो, ऑपोजिट हो। चलिए
स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट कह रहा है, इफ अ सिस्टम अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन विद एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर वेयर टी इज elapsed टाइम, द पावर डिलीवर्ड टू इट एट टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू। तो भाई कह रहा है एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है, ठीक है, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर हो रहा है। कह रहा है पावर डिलीवर्ड किसके प्रोपोर्शनल होगी। मेरे को एक बात बताओ, पावर क्या होती है? वर्क अपॉन टाइम। अगर मुझे वर्क की डायमेंशन पता लग जाए तो मैं पावर की डायमेंशन निकाल लूंगी, ठीक है। अब वर्क की डायमेंशन कैसे निकलेगी? वर्क की डायमेंशन के लिए तुम्हें पता है वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट में तो टाइम आता नहीं, इसको भूल जाओ। अगर तुम्हें फोर्स की डायमेंशन पता लग जाए तो तुम्हें वर्क की डायमेंशन पता लग जाएगी। अब फोर्स की डायमेंशन कैसे पता लगेगी? फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो यहां से देखिए आप सबसे पहले वर्क की डायमेंशन निकाल लीजिए, ठीक है। कैसे निकालेंगे? अब देखिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया अपॉन टी हो गया, तो इसकी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन, मतलब अगर मेरे को इन तीनों की डिपेंडेंस विद टाइम पता लग जाए तो मैं पावर की डिपेंडेंस विद टाइम निकाल सकती हूँ। तो यहां से देखिए अगर एक्सेलरेशन टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल होगी? वेलोसिटी प्रोपोर्शनल होगी इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी के। क्यों भाई, ऐसा क्यों होता है? आप जानते हैं ना एक्सेलरेशन होती है डीवी बाई डी टी। अगर मुझे वेलोसिटी की डायमेंशन लेनी है तो मुझे एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन जब निकालनी होती है वेलोसिटी से तो आप डिफरेंशिएट करते हैं, जब आपको वेलोसिटी निकालनी होगी एक्सेलरेशन से तो आप उसका उल्टा इंटीग्रेट करेंगे। तो यहां से आप टी स्क्वायर को इंटीग्रेट जब करेंगे तो आपके पास आ गया टी क्यूब बटे 3, तो यानी 3 को छोड़ दीजिए कांस्टेंट है, यानी कि वेलोसिटी की प्रोपोर्शनैलिटी आ गई टी क्यूब। अब वेलोसिटी की अगर टी क्यूब है तो एस की क्या होगी? तो अगर आपको वेलोसिटी से एस निकालना हो, डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, तो आप अब टी क्यूब का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया? टी 4/4, तो 4 छोड़ दीजिए कांस्टेंट है, तो एस की प्रोपोर्शनैलिटी निकल आई टी टू पावर 4। तो यहां पे देखिए फोर्स की प्रोपोर्शनैलिटी क्या होगी? फोर्स क्या होता है भाई बेचारा? फोर्स तो शरीफ सा मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, मास की कोई डिपेंडेंस नहीं होती टाइम के साथ, एक्सेलरेशन उसने दे रखा है तुम्हें टी स्क्वायर, तो ये हो गया टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट की हमने निकाल ली टी टू पावर 4 और टाइम ये दे रखा है तुम्हें, तो ये कितना हो गया? टी टू पावर 6 अपॉन टी, तो टी टू पावर 5 की फुल डिपेंडेंस निकल आई, ठीक है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन, मैं इसको मुश्किल नहीं कहूंगी, थोड़ा सा जो है दिमाग लगाने वाला था, कंसेप्ट लगाने वाला था, ठीक है जी। चलिए कह रहा है सपोज अ बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग ऑसिलेटरी मोशन, द डिस्प्लेसमेंट xt ऑफ अ बॉडी फ्रॉम द ओरिजिन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t इज गिवन, ठीक है। वो कह रहा है द पीरियड ऑफ बॉडी t इज गिवन बाय, कह रहा है बॉडी t का पीरियड निकाल के बता दो क्या होगा। xt बराबर 10 cos ओमेगा टी प्लस साइन 2 ओमेगा टी प्लस cos 6 ओमेगा टी है। तो कह रहा है टाइम पीरियड बता दो जरा, तो कैसे निकालेंगे यार टाइम पीरियड? देखो कोई भी जनरल एसएचएम हो, आप उसकी डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिखते हैं? एम्पलीट्यूड इंटू साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी, ठीक है। यहां पे हम ले लेते हैं जैसे साइन ओमेगा टी, तो इसका जो टाइम पीरियड होता है वो किसके बराबर होता है? ओमेगा जो होता है, ओमेगा को आप क्या लिख सकते हैं? देखिए ना, जो ओमेगा होता है वो आपका क्या होता है? 2πf। यहां से फ्रीक्वेंसी को आप 2 अपॉन टाइम पीरियड लिख सकते हैं, तो टाइम पीरियड होता है इन जनरल 2π अपॉन ओमेगा। पर यहां पे तो कॉम्बिनेशन है, इट मींस ये आपके पास, अगर मैं इसको खोल के लिखूं तो आप इसको लिख सकते हैं 10 cos ओमेगा टी प्लस 10 sin 2 ओमेगा टी प्लस 10 cos 6 ओमेगा टी। तो ये अलग अलग की सुपर पोजिशन है। तो पहले आप इसका टाइम पीरियड निकाल लो, इसका निकाल लो, इसका निकाल लो, तीनों का एलसीएम ले लो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेंगे ना, एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यहां पे देखिए आपके पास cos ओमेगा टी, इसका टाइम पीरियड कितना होता है? तो ओमेगा टी अगर हो तो मैंने आपको बताया टाइम पीरियड हो गया 2π बाय ओमेगा। इसका टाइम पीरियड कितना है? अब ओमेगा की जगह 2 ओमेगा डाल दो, तो इसका हो गया 2π अपॉन 2 ओमेगा। इसका डाल दीजिए, इसका क्या होगा? 6 ओमेगा है, यहां पे ओमेगा की जगह पे 6 ओमेगा है, तो 2π अपॉन 6 ओमेगा। इनका एलसीएम क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल सबका मिला के,
तो भाई 2 पाई बाय ओमेगा है लीस्ट कॉमन मल्टीपल सबका, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा जो है आपका फाइनल आंसर निकल आया, ठीक है। फाइनल आंसर जो है वो तुम्हारा निकल आया 2 पाई बाय ओमेगा। सही निकाला ना मैंने? हाँ ठीक है, ठीक है जी। चलो चलते हैं नेक्स्ट पे। ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क होता है और बहुत ही आसान है, ठीक है। कह रहा है कि सोर्स बता दो इंफ्रारेड का, ठीक है। इसके साथ साथ आप क्या करेंगे, जब इस क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आप एक्सरेज का भी सोर्स देखेंगे, ठीक है। ये भी आपको पूछा जा सकता है कि भाई सोर्स ऑफ एक्सरेज क्या होता है, तो इसका आंसर आप सब लोग जो है वो कमेंट्स में देंगे। तो इसी के साथ हमने हमारा जो पेपर का शिफ्ट 3 थी, आपका लेटेस्ट पेपर दिसंबर वाला, उसको भी हमने खत्म कर लिया, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चंस हमने इसके कर लिए। अब कल की क्लास में नया पेपर उठाएंगे, ठीक है जी। जो जो क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिए गए हैं प्लीज उन सब के आंसर आप लोग कमेंट्स में लिखेंगे। जो जो कैलकुलेशंस मैंने आपके सिर पे छोड़ी हैं वो सब कैलकुलेशंस करके आंसर्स को आप कमेंट्स में देंगे, ठीक है जी। आपको अगर ये क्लासेस पसंद आ रही हूं तो इन्हें प्लीज लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में अपने आंसर्स यार जरूर लिखा करें। मैं देखती हूं बच्चे कमेंट नहीं करते हैं, वीडियो देखते हैं ना, लाइक करते हैं ना, चैनल को शेयर करते हैं ना, सब्सक्राइब करते हैं। तो देखिए मैं बार बार ये बात बोलती हूं कि हम लोगों की कमाई आप लोगों के लाइक शेयर कमेंट्स हैं, ठीक है। तो प्लीज अगर आपको पसंद आता है, अगर आपको लगता है कि आपको इन सेशन से कोई भी बेनिफिट हो रहा है, तो प्लीज जो है फील फ्री टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, ठीक है। हम जो है भाई उसी से खुश हो जाते हैं, ठीक है। ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप इतना कर दीजिए और हमारी जो है मेहनत आपके लिए जारी है। आपकी इस ATCO बनने की जर्नी में हम लोग भी आपके साथ हैं, आपके साथ जो है वो खड़े हुए हैं, ठीक है। जितनी मेहनत करवानी पड़ेगी हम करवाएंगे, बस आपको क्या करना है, आपको रेगुलर रहना है चैनल पे, सब कुछ लाइक करते रहना है, शेयर करते रहना है और कमेंट्स में अपने आंसर्स जो है वो लिखते रहने हैं, मजा बरकरार रहना चाहिए, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।